लुडोविको ने मिलान पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उसके रास्ते में अब भी एक ऐसा शख्स खड़ा था जो मिलान की सियासत का सबसे मजबूत सतूत था, सिस्को सैमोनिटा। लुडोविको उसे तलवार से नहीं मारेगा, वो उसे सियासत, धोखे और कानून के जाल में फंसाएगा। और फिर सैमोनिटा को ले जाया जाएगा एक ऐसे किले में जहां मिलान के इस बुजुर्ग स्टेट्समैन के साथ वो सब कुछ होने वाला था जो उसकी जिंदगी का आखिरी बाप बन गया। लेकिन सेमोनिटा को गिरफ्तार कैसे करवाया गया, उसे कहाँ कैद किया गया और पाविया केसिल उन खामोश दीवारों के पीछे उसके साथ आखिर क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं वो कहानी जहां से द ड्यूक ऑफ मिलान के पार्ट 7 का सफर खत्म हुआ था। मैं हूं आपका दोस्त शेर यजदान और आप देख रहे हैं वेल्थ एंड विजडम यूट्यूब चैनल। तो आइए वापस चलते हैं मिलान की उस सियासत में जहां हर मुस्कुराहट के पीछे एक साजिश थी और हर फैसले के पीछे एक ताज। चलिए कहानी शुरू करते हैं, क्योंकि अगर लुडोविको खुद को उस आदमी के तौर पर प्रेजेंट करता जो ताज चाहता है तो मिलान उसके खिलाफ हो सकता था। लेकिन अगर वो कहता मैं ड्यूक के लिए आ रहा हूँ तो उसकी आर्मी भी जस्टिफाइड लगती थी। और इसी नैरेटिव के साथ लुडोविको 1497 में मिलान से टेरिटरी की तरफ बढ़ा। और फिर आया सबसे खतरनाक मोमेंट। लुडोविको ने समझा कि सेमोनिटा को डायरेक्ट अटैक करना मुश्किल है, इसलिए उसने सेमोनिटा के अपोनेंट को यूज किया, एंटोनियो तस्सीनो। तस्सीनो ऑलरेडी सेमोनिटा से नफरत करता था और बोना के करीब होने की वजह से उसके पास एक और चीज थी, बोना का ट्रस्ट। लुडोविको ने इसी रिलेशनशिप को अपनी फेवर में टर्न किया। तसीनो ने बोना को कन्विंस किया कि लुडोविको को वापस मिलान बुलाना चाहिए और फिर 7 सितंबर 1479 बोना ने लुडोविको को मिलान वापस एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन बोना को शायद अंदाजा नहीं था कि जिस आदमी को वो सेमोनिटा के मुकाबले में ला रही है, कल वो खुद उसके मुकाबले में खड़ा होगा। सेमोनिटा को खतरे का अंदाजा था। सेमोनिटा समझ गया था कि क्या होने वाला है। लुडोविको मिलान में वापस आ चुका था, कसिनो उसके खिलाफ था और बोना लुडोविको को अपने करीब ला रही थी। सेमोनिटा ने बोना को वार्न किया और हिस्ट्री में उसकी वार्निंग एक ट्रेजिक आयरनी बन गई। आज तुम जिस आदमी को अंदर ला रही हो, कल वो तुम्हारा स्टेट ले लेगा। सेमोनिटा का मतलब साफ था, अगर लुडोविको अंदर आ गया तो सेमोनिटा का सर जाएगा और बोना का कंट्रोल भी। और आखिरकार एग्जैक्टली यही हुआ। लुडोविको की असल चाल। लुडोविको मिलान में वापस आ गया। उसने नौजवान ज्ञान गिलियाजो के सामने लॉयल्टी का ओढ़ लिया, यानी ऑफिशियल। वो ड्यूक का लॉयल चाचा था, लेकिन असल में उसने धीरे धीरे अपने लॉयल लोगों को गवर्नमेंट में प्लेस करना शुरू किया। सेमोनिटा को आइसोलेट किया गया, बोना का पॉलिटिकल सर्कल कमजोर किया गया और फिर लुडोविको ने सबसे डेंजरस वेपन यूज किया, ऑफ। ड्यूक खतरे में है। अब एक नई कहानी सामने आई। कहा गया कि एंटोनियो तसिनो एक कॉन्स्पायरेसी कर रहा है। ऑफिशियल एलिगेशन ये था कि तसिनो यंग ड्यूक ज्ञान गिलियाजो को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है और उसके बाद तसिनो का फादर मिलान के इंपॉर्टेंट फोर्ट्रेस को कंट्रोल हासिल करेगा, यानी एक सपोज कॉन्स्पायरेसी जिसमें ड्यूक खतरे में था, बोना का लवर पावर में आ रहा था और मिलान का कंट्रोल हाथ से निकल रहा था। लुडोविको ने इसी खौफ को वेपन बनाया। मॉडर्न हिस्टोरियंस इस कॉन्स्पायरेसी को सस्पिशियस नजर से देखते हैं। ट्रैकनी के अकाउंट में भी इसे प्रीसोंता कॉन्ग्यूरा यानी एलिस कॉन्स्पायरेसी कहा गया है और पॉलिटिकल पर्पस ये था कि लुडोविको यंग ड्यूक और उसकी मां दोनों को अपने कंट्रोल में ला सके। 7 अक्टूबर 1480 जाल अब बंद हो चुका था। अब लुडोविको ने फाइनल मूव की। नौजवान ज्ञान गिलियाजो को मिलान केसिल के अंदर रोचेटा में बंद कर दिया गया। रोचेटा का मतलब किले का एक मजबूत हिस्सा, लेकिन ऑफिशियल रीजन ड्यूक की हिफाजत। लेकिन असल सियासी रिजल्ट, ड्यूक अब इंडिपेंडेंट नहीं रहा था। उसके आस पास लुडोविको के आदमी, बोना अपने बेटे तक आसानी से नहीं पहुंच सकती थी और सेमोनिटा, अब वो कंप्लीटली एक्सपोज था। बोना को भी घेरा जा चुका था। अब बोना के पास दो ऑप्शन थे, या तो लुडोविको का मुकाबला करे या तो फिर अपने बेटे के साथ अपने पॉलिटिकल कनेक्शन बचाए। लेकिन लुडोविको ने उसका सपोर्ट सिस्टम तोड़ दिया था। सेमोनिटा को कैसे अरेस्ट करवाया, अरेस्ट करवा के किस जेल में भेजा, वहाँ के हालात क्या थे, सेमोनिटा के साथ वहाँ क्या क्या हुआ। 1479 में मिलान की सियासत एक बार फिर जहरीली हो चुकी थी।
लुडोविको स्फोर्जा और उसके साथ रोबर्टो सेवेरिनो दोबारा ताकत हासिल कर चुके थे, लेकिन उनके रास्ते में अब भी ऐसा शख्स खड़ा था जिसे सिर्फ तलवार से नहीं हटाया जा सकता। उसका नाम था सिस्को सैमोनीता, मिलान का पावरफुल स्टेट्समैन और लुडोविको का सियासी दुश्मन। सैमोनीता को रास्ते से हटाना जरूरी था और सियासत में अक्सर कत्ल से पहले कानून का लिबास पहनाया जाता है। 11 सितंबर 1479 को डचेस बोना दी सोवॉय ने सैमोनीता की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। उसके बाद भाई गियोवाना सैमोनीता के साथ गिरफ्तार करके पाविया कैसल ले जाया गया। लेकिन कहानी सिर्फ गिरफ्तारी तक नहीं रुकी। सैमोनीता के घर पर हमला हुआ, उसकी जायदाद जब्त कर ली गई और उसके बच्चों को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। पाविया के किले में दोनों भाइयों को अलग अलग कमरों में कैद कर दिया गया। बाहर की दुनिया से राब्ता खत्म और अंदर सिर्फ दीवारें, खामोशी और पहरेदारी। फिर शुरू हुआ पूछताछ का सिलसिला। सैमोनीता पर इल्जाम लगाए गए, उसका ट्रायल हुआ और उस पर कई मर्तबा टॉर्चर किया गया। मकसद सिर्फ सच मालूम करना नहीं था, मकसद था उस शख्स की जुबान पर वो अल्फाज बोलने पर मजबूर करना जो उसके सियासी दुश्मन सुनना चाहते थे। मगर सैमोनीता आसानी से टूटने वाला आदमी नहीं था। तकरीबन 70 साल का ये बुजुर्ग स्टेट्समैन कैद, दबाव और टॉर्चर के बावजूद अपने मौकिफ पर कायम रहा और फिर 30 अक्टूबर 1480 पाविया केसिल फैसला सुना दिया गया। सिस्को सैमोनीता का सर कलम कर दिया गया। एक ऐसा आदमी जिसने कभी मिलान की सियासत को अपनी उंगलियों पर नचाया था, अब खुद सियासत के उसी खेल का मोहरा बन चुका था। और शायद यही सियासत का सबसे खौफनाक सबक है। जब ताकत तुम्हारे पास हो तो तुम कानून लिखते हो, और जब ताकत तुमसे छीन ली जाए तो अक्सर वही कानून तुम्हारी सजा लिख देता है। तारीख में जो लिखा है मैं वही सुनाऊंगा, और जहां तारीख खामोश है वहां मैं अपनी कहानी नहीं बनाऊंगा। बाकी की कहानी अगले बाब में।